So our topic for today's lecture is tunnel diode. Tunnel diode और जो ordinary PN junction diode है, they are same. तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो टनल डायोड है और जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, तो इनमें क्या फर्क है? दे आर सेम. दोनों में दो रीजन्स होते हैं. वन इज डोप्ड विद ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी एटम्स, तो वो रीजन पी टाइप बन जाता है. जो दूसरा रीजन है उसमें पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज ऐड की जाती हैं, तो वो एन टाइप बन जाता है. तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टनल डायोड एंड ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड? तो याद रखें कि टनल डायोड में डोपिंग जो है वो काफी ज्यादा की जाती है, हेवी डोपिंग, तकरीबन 1000 टाइम्स दैट जितनी की एक ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड में की जाती है. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन टनल डायोड एंड पीएन जंक्शन डायोड. तो ये उसके सर्किट सिंबल्स हैं. आप इनमें से कोई भी सर्किट सिंबल यूज कर सकते हैं. कि अगर आप P और M लिखें तो यहाँ पर आप V के साथ T लगा दें और I के साथ भी T लगा दें. सो इट मीन्स यस इट इज टनल डायोड. या जो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड है जिसको हम इस तरह सर्किट सिंबल में दिखाएंगे, तो यहाँ पर N के साथ ऐसे आपको सिंबल बनानी है. तो इसी तरह आप देख सकते हैं दे आर ऑल द सर्किट सिंबल्स फॉर टनल डायोड. इसी तरह यहाँ पे जो ये -G लिखा है, इसका मतलब है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस. तो जो टनल डायोड है इट इज एसोसिएटेड विद नेगेटिव रेजिस्टेंस. आज तक आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो सिर्फ पॉजिटिव है. लेकिन जो टनल डायोड है इसकी प्रॉपर्टी है कि ओवर अ सर्टेन वैल्यूज ऑफ वोल्टेज it has negative resistance. So what is tunnel diode? It is heavily doped PN junction diode. तो consequently ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि जो width है, width of the depletion region, यानी जो border region होता है between P and N regions, width of that region is inversely proportional to concentration of dopants. तो जितनी ज्यादा डोपिंग की जाएगी विड्थ उतनी डिक्रीज होती जाएगी. तो नॉर्मली जो पीएन जंक्शन है उनमें 10⁻⁻⁻6 मीटर, या जिसको हम 1 माइक्रोमीटर कहेंगे, कितनी विड्थ होती है डिप्लीशन रीजन की. जबकि एक टनल डायोड में 10 नैनोमीटर होती है. तो 10 नैनोमीटर का मतलब है 10 × 10⁻⁻9 meter, so that becomes 10⁻⁻8 meter. So see the difference. यहाँ पे 10⁻⁻6 और यहाँ पे 10⁻⁻8. So that means कि जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है उसकी विड्थ ऑफ द depletion region is 100 times wider than the tunnel diode. तो इससे क्या होता है कि जब डिप्लीशन रीजन की विड्थ काफी कम हो, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं कि
then there can happen tunneling. ये भी मैं आगे जाके आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो पहली डिफरेंस जो मैंने आपको बताई बिटवीन ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड एंड टनल डायोड, तो बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस है इसके डोपिंग में, कि हम टनल डायोड में काफी ज्यादा डोपिंग करते हैं, सम 1000 टाइम्स एज कंपेयर टू जो हम डोपिंग करते हैं किसमें? एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में। तो इसका फिल फोर असर क्या देखने को हमें मिलता है? असर हमें ये देखने को मिलता है कि जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो काफी कम होती है, सम 10⁻⁻8 मीटर, जिसको हम 10 नैनोमीटर कहते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स हमें कहती है कि इफ द विड्थ इज वेरी वेरी स्मॉल देन देयर कैन हैपन टनलिंग। तो ये आप याद रखें कि इफ वोल्टेज is from 0 to the inbuilt barrier potential, जो एक डायोड में इनबिल्ट बैरियर पोटेंशियल होता है, तो अगर हम वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करें फ्रॉम 0 अप टू इनबिल्ट बैरियर पोटेंशियल, then the current flows due to tunneling only. और जब वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं, whenever applied voltage is greater than this inbuilt barrier potential, तब नॉर्मल करंट फ्लो होती है। तो पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है कि जब तक वोल्टेज 0 से इनबिल्ट वोल्टेज तक होती है, वहां पे कोई करंट ही फ्लो नहीं होती है। लेकिन उस रीजन में टनल डायोड में क्या होता है? एक करंट फ्लो होती है जिसको हम टनल करंट कहते हैं। तो जब वोल्टेज, उस हमारी अप्लाइड वोल्टेज उस इनबिल्ट बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होती है, तब जिस तरह पीएन जंक्शन डायोड में नॉर्मल करंट फ्लो होती है, तो टनल डायोड में भी उसी तरह करंट फ्लो होती है। तो टनलिंग का मतलब क्या है? टनलिंग का मतलब है इट इज अ डायरेक्ट फ्लो ऑफ करंट्स अक्रॉस स्मॉल डिप्लीशन रीजन्स फ्रॉम एन साइड कंडक्शन बैंड टू पी साइड वैलेंस बैंड। ध्यान रखें, व्हाट इज टनलिंग? हम जो यहाँ पे टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, तो टनलिंग का मतलब क्या है? टनलिंग मीन्स अ डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली फ्लो हो रहे हैं अक्रॉस द स्मॉल डिप्लीशन रीजन, कहां से कहां? फ्रॉम एन साइड कंडक्शन बैंड। एन साइड के कंडक्शन बैंड में होते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन वो फ्लो कहां करते हैं? इनटू द पी साइड के वैलेंस बैंड में। अभी तक जो मैंने आपको डायोड के लास्ट टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि किस तरह पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस मैंने आपको बताया था, तो वहां पे आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एन साइड के कंडक्शन बैंड से वो पहाड़ चढ़कर बैरियर पोटेंशियल क्रॉस करके पी साइड के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इसी तरह जो पी साइड में वैलेंस बैंड में होल्स हैं, वो नीचे गिरकर एन साइड के वैलेंस बैंड में ही जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से कंडक्शन बैंड में ही जाते थे, एन साइड के कंडक्शन बैंड से पी टाइप के पी साइड के कंडक्शन बैंड में चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या मैं आपको बता रहा हूं कि टनलिंग क्या होती है कि एन साइड के कंडक्शन बैंड से पी साइड के वैलेंस बैंड में जाते हैं। कैसे, ये भी मैं आपको अभी आगे जाके बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो नेगेटिव रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई थी कि जो
कि एक पीएन जंक्शन, ये एक टनल डायोड जो है, a tunnel diode exhibits negative resistance region. तो negative resistance region is this, जो कि आप देख रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है, it is VI characteristics of a tunnel diode, यानी कि along horizontal axis we are plotting applied voltage. Along vertical axis in the units of volt. The unit of applied voltage is volt. अच्छा, इसी तरह along vertical axis हम प्लॉट कर रहे हैं करंट, the resulting current in tunnel diode. और इसका यूनिट है मिली एम्पियर। तो इसमें आप देखते हैं दिस इज जीरो, तो व्हेन द वोल्टेज इज जीरो करंट भी जीरो है। उसके बाद हम थोड़ी सी वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो करंट आप देख रहे हैं मोर और लेस ये स्ट्रेट लाइन है, इट इंक्रीजेस एंड रीचेस हियर। सो दिस इज द मैक्सिमम करंट दैट फ्लोज ड्यू टू टनलिंग। तो इसको हम IP से डिनोट करते हैं, वी कॉल दिस पीक करंट। और ये पीक करंट जिस वोल्टेज पे हमें मिले उसको हम कहते हैं पीक वोल्टेज। तो पीक करंट जो है इसको हम IP से डिनोट करते हैं, और जिस वोल्टेज पे हमें ये पीक करंट मिले उस वोल्टेज को हम पीक वोल्टेज कहते हैं एंड वी डिनोट इट विद VP। तो उसके बाद आप देखते हैं कि ये आपने आज से पहले नहीं देखा होगा कि उसके बाद हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, यानी वी मूव टू द राइट। तो ऑब्वियसली जितना जितना हम राइट साइड को जाएंगे तो वोल्टेज इंक्रीज ही हो रही है, बट व्हाट यू सी इज दैट द करंट इज डिक्रीजिंग। ये देखिए यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वोल्टेज डिक्रीज हो रही है एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड वी कॉल दिस वैली करंट, बिकॉज ये बाउल जो है ये वैली की तरह बन गई है। तो दिस इज कॉल्ड वैली करंट, और वैली करंट को हम IV से डिनोट करते हैं। तो हमें जो ये मिनिमम करंट किस वोल्टेज पे मिले तो उसको हम वैली वोल्टेज कहते हैं, वैली वोल्टेज। और इसको हम V से डिनोट करते हैं। तो पीक वोल्टेज से वैली वोल्टेज तक जो आपको ये रीजन मिलता है, दिस रीजन, इसमें आप देखते हैं कि वी इंक्रीज वोल्टेज बट द करंट डिक्रीजेस। तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस, इसको हम ग्राफ पे लेते हैं एज द रेशो ऑफ डेल्टा V बाय डेल्टा I, राइट। तो डेल्टा V चेंज इन वोल्टेज दैट इज पॉजिटिव, डिवाइड डेल्टा I चेंज इन करंट दैट इज नेगेटिव, बिकॉज करंट तो डिक्रीज हो रही है। सो पॉजिटिव बाय नेगेटिव इक्वल्स नेगेटिव। तो हमें रेजिस्टेंस क्या मिलती है, वी गेट रेजिस्टेंस एज नेगेटिव इन दिस रीजन। और ये रीजन जो है इसकी काफी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। टनल डायोड अगर मशहूर है तो अपने इसी नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन की वजह से मशहूर है, और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हमें इसी नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन की वजह से मिलते हैं। सो टनल डायोड हैज ए यूनिक प्रॉपर्टी। यूनिक का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी किसी और के पास नहीं है, ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस। इस डायोड को बनाया है लियो इसाकी ने, इसीलिए इसको हम इसाकी डायोड भी कहते हैं। टनल डायोड इज ऑल्सो कॉल्ड इसाकी डायोड।
और इसको नोबेल प्राइज भी मिला इसके लिए। तो लियो इसाकी ऑब्जर्व्ड दैट if a semiconductor diode is heavily doped, तो नॉर्मली जो डोपिंग हम करते थे, अगर आपको याद हो मैंने बताया था, द रेशो इज 1:10 raised to power 6, यानी फॉर ईच 10 raised to power होस्ट एटम्स, मिसाल के तौर पे सिलिकॉन या जर्मेनियम, फॉर ईच 10 raised to power 6 एटम्स सिर्फ एक डोपेंट एटम ऐड किया जाता था। लेकिन अब क्या किया गया, अब रेशो रखा गया 10 raised to power 3, या हम कहेंगे इसी तरह लिख लेंगे 10 raised to power 3 is to 10 raised to power 6. So for each 10 raised to power 6 atoms, चाहे वो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है या कोई और है, तो 10 raised to power 3 डोपेंट्स ऐड किए जाते हैं। तो जब सेमीकंडक्टर डायोड को हेवीली डोप्ड किया जाता है विद इंप्यूरिटीज, इट विल एग्जिबिट नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली टनल डायोड, जिसमें हेवी डोपिंग की जाती है। सो नेगेटिव रेजिस्टेंस कैसे मिलती है? बिकॉज ऑफ द हेवी डोपिंग। ऐसा क्यों होता है मैं भी आपको बताऊंगा। फिलहाल तो मैं आपको ये इसकी एक प्रॉपर्टी दिखा रहा था कि नेगेटिव रेजिस्टेंस कैसे होती है। तो ऐसा वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपने कहीं और नहीं देखा होगा। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि द करंट अक्रॉस द टनल डायोड, करंट अक्रॉस द टनल डायोड डिक्रीजेस व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड। जैसा कि आपने देखा कि पीक वोल्टेज से लेके वैली वोल्टेज तक वी गो राइट साइड ऑफ द ग्राफ, यानी वोल्टेज इंक्रीज होती है बट द ग्राफ गोज डाउन। तो इसका मतलब है कि करंट डिक्रीज होती है फ्रॉम पीक वैल्यू टू वैली वैल्यू। अच्छा, मटेरियल कौन से यूज होते हैं टनल डायोड को बनाने में? मैं अभी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि जर्मेनियम इज कॉमनली यूज्ड टू मेक द टनल डायोड, सिलिकॉन इज नॉट यूज्ड। सिलिकॉन क्यों नहीं यूज किया जाता, इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा। तो जर्मेनियम इज द कॉमनली यूज्ड मटेरियल टू मेक टनल डायोड। इसके अलावा हम गैलियम आर्सेनाइड भी यूज करते हैं, तो गैलियम आर्सेनाइड, और एक और है गैलियम एंटीमोनाइड, गैलियम और एंटीमोनी, ये मटेरियल भी अच्छे से यूज होते हैं। सिलिकॉन ज्यादा अच्छा नहीं है मटेरियल, सिलिकॉन इज नॉट अ गुड मटेरियल टू मेक टनल डायोड्स। व्हाई, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो लियो इसाकी इन्वेंटेड टनल डायोड इन अगस्त 1957, और 1973 में उसको नोबेल प्राइज मिला फॉर डिस्कवरिंग दिस टनलिंग इफेक्ट इन टनल डायोड। अच्छा, जिम्नन मैं आपको ये भी बता दूं कि आई विल लाइक टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू कि 1916 में आइंस्टाइन ने दी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आपने फर्स्ट सेम में पढ़ी होगी रिलेटिविटी, दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेटिविटी। उसको हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। वो तो उसने 1905 में दी थी, उसको आप छोड़ दें, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जो स्पेशल रिलेटिविटी है उसके तो एक्सपेरिमेंट्स बहुत जल्दी हमें मिले और वो जल्दी वेरीफाई हो गई थी, टाइम डायलेशन एटसेट्रा वगैरह, न्यूटन। लेकिन जो जनरल रिलेटिविटी है, इट प्रेडिक्टेड a particle called graviton, and it also predicted gravitational waves.
ग्रेविटेशनल वेव्स के जिस तरह एक ऑसिलेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करता है, तो इसी तरह अगर कहीं पे एक्सेलरेटिंग मास हो, यानी मास एक्सेलरेट हो रहा हो, तो वहां पे ग्रेविटेशनल वेव्स इमिट होंगे। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, एक तो ये बहुत दूर से आएंगी अर्थ पे, बिकॉज जो भी स्टार्स हैं, जो भी गैलेक्सीज हैं, और स्पेशली ब्लैक होल के आसपास अगर कोई स्टार है, तो वो ग्रेविटेशनल वेव इमिट करेगा। एक तो ग्रेविटेशनल वेव जो इमिट होती है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो काफी कम होता है, तो जो ऑब्जेक्ट इसको इमिट करे उसका मास बहुत ज्यादा होना चाहिए, गैलेक्सी होनी चाहिए, बहुत बड़ा स्टार होना चाहिए, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स टाइम्स लार्जर देन सन। तो ऐसी चीजें तो हैं यूनिवर्स में, लेकिन वो हमसे बहुत दूर है, और जब तक ये ग्रेविटेशनल वेव्स हमारी अर्थ तक पहुंचे तो इनका जो वैल्यू है वो बहुत कमजोर हो चुका होता है। तो इन ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल किए गए अर्थ पे, उनको हम बोलते हैं लिगो। इनके बारे में आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो पहले तो ग्रेविटेशनल वेव्स को इनडायरेक्टली ऑब्जर्व किया गया। इनडायरेक्टली का मतलब है कि हमने डायरेक्टली ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स अगर एग्जिस्ट करती हैं तो उनकी वजह से असर क्या पड़ेगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो रिजल्ट देखा गया। और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए भी नोबेल प्राइज दिया गया। वो आप खुद देख लें, मैं चाहता हूं कि आपकी क्यूरियोसिटी बढ़े। तो वो नोबेल प्राइज बहुत पहले दे गया, लेकिन रिसेंटली ग्रेविटेशनल वेव्स को बिकॉज ऑफ दोज लिगोस डायरेक्टली ऑब्जर्व किया गया। डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन, ग्रेविटेशनल वेव्स वेर डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड रिसेंटली, कुछ साल पहले, और इसके लिए भी नोबेल प्राइज दिया गया। एंड दैट नोबेल प्राइज was given in 1917। मैं चाहता हूं आप उसको गूगल करें कि फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज दिया गया 1917 में, 3 अमेरिकी साइंसदानों को दिया गया। तो उनको दिया गया बिकॉज दे डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ग्रेविटेशनल वेव्स। तो वो नोबेल प्राइज मिला 1917 में। अलबत्ता ये जो ग्रेविटॉन है, दिस इज द प्रिडिक्टेड पार्टिकल, उसको अभी ऑब्जर्व करना है, ये अभी ऑब्जर्व नहीं किया गया है। चलिए, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दी थी। सो इसाकी इन्वेंटेड दिस टनल डायोड इन 57। तो 73 में ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर टनलिंग इफेक्ट, जो उसने डिस्कवर किया था। वैसे भी दो चीजें होती हैं, एक होती है इन्वेंशन, कि पहले वो चीज होती ही नहीं है और उसको इंसान बनाता है चीजों से, तो मटेरियल लाता है और एक नई चीज, एक नई मशीन बनाता है, तो उसको इन्वेंशन कहते हैं। दूसरा होता है कि कोई चीज पहले से मौजूद होती है, कोई काम, कोई इफेक्ट, कोई प्रोसेस, कोई चीज, उसको, लेकिन लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता है, तो लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, देखो ये मैंने खोजा, तो उसको डिस्कवरी कहते हैं। देयर आर टू थिंग्स, वन इज इन्वेंशन एंड वन इज डिस्कवरी। तो टनलिंग इफेक्ट तो ऑब्वियसली इंसान ने नहीं बनाया। टनलिंग इफेक्ट तो जो भी फिजिकल फिनोमेनन है वो सब नेचर ने रखे हैं, तो उनको हम डिस्कवर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाज डिस्कवर्ड, और इसी तरह बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, दे वर डिस्कवर्ड। सो टनल इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड, बट टनल डायोड वाज इन्वेंटेड। तो इसके लिए इसाकी को नोबेल प्राइज मिला। ओके, विड्थ की बात करते हैं। टनल डायोड में जो पी रीजन है और जो एन रीजन है, दे आर हेवीली डोप्ड। तो दैट मीन्स के देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इम्प्यूरिटीज इंट्रोड्यूस्ड इनटू बोथ पी साइड एज वेल एज एन साइड सेमीकंडक्टर। तो इसका असर क्या पड़ता है? द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इज 10 raised to power 3,000 times greater than the normal pn junction diode। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर क्यूबिक मीटर अगर हम देखें कि कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज कितनी है,
10 रेज टू पावर 24 से लेके 10 रेज टू पावर 25 तक। यहां आप इसको कंपेयर करें कि जो खुद होस्ट एटम्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है। होस्ट एटम्स की कंसंट्रेशन होती है 10 रेज टू पावर 28 पर क्यूबिक मीटर। सो एक क्यूबिक मीटर में 10 रेज टू पावर 28 एटम्स है, तो उसी क्यूबिक मीटर में कितनी इंप्यूरिटीज है 10 रेज टू पावर 25, यानी कि बहुत कंपैरिजन है। तो ये जो हेवी डोपिंग है, इट रिजल्ट्स इन एक्सट्रीमली नैरो डिप्लीशन रीजन। तो जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है उसके मुकाबले टनल डायोड के डिप्लीशन रीजन की विड्थ होती है 1/100th ऑफ दैट। तो वहां पे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में 10 रेज टू पावर -6 मीटर होता है, तो टनल डायोड में 10 रेज टू पावर -8 होता है। तो अगर हम देखेंगे विड्थ ऑफ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड और रेशो निकालें विद विड्थ ऑफ टनल डायोड, तो विड्थ ऑफ नॉर्मल इज 10 रेज टू पावर -6 मीटर डिवाइड विड्थ ऑफ टनल डायोड इज 10 रेज टू पावर -8 मीटर। मीटर एंड मीटर विल गो, दिस विल बी इक्वल टू 10 रेज टू पावर -6 तो न्यूमरेटर में है, तो 10 रेज टू पावर -8 को ऊपर ले जाएंगे बट इट्स वैल्यू विल बिकम प्लस। So bases are same, 10 powers will be added, so there is 8 and is -6, so this becomes 10 raised to power 2, that is 100. So width of normal PN junction diode is 100 times more than the tunnel diode, या हम कहेंगे the width of tunnel diode is 1/100th of that in the normal PN junction diode. तो हेवी डोपिंग क्या करती है? द हेवी डोपिंग रिजल्ट्स इन अ ब्रोकन बैंड गैप। ये ब्रोकन बैंड गैप क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा कि ब्रोकन बैंड गैप क्या होता है। तो अप्लाइंग अ स्मॉल वोल्टेज इज एनफ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन टनल डायोड। जो हम हेवी डोपिंग करते हैं, हेवी डोपिंग का रिजल्ट ये होता है कि हेवी डोपिंग का रिजल्ट ये होता है कि डिप्लीशन रीजन एक्सट्रीमली नैरो होती है, तो उसका असर ये पड़ता है कि हमें एक ब्रोकन बैंड गैप मिलता है। ब्रोकन बैंड गैप क्या है ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो उसका रिजल्ट ये है कि अगर हम स्मॉल वोल्टेज भी अप्लाई करें, दैट इज एनफ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन द टनल डायोड। तो कंपेयर करने के लिए मैं आपको पहले दिखाऊं कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में करंट कैसे फ्लो होती है व्हेन वी अप्लाई फॉरवर्ड बायस। तो दिस इज पी रीजन, दिस इज एन रीजन, और यहां से यहां तक जो है दिस इज डिप्लीशन रीजन। इसमें एन साइड पे पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन वो इमोबाइल आयन्स होते हैं। इसी तरह पी साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ इमोबाइल आयन्स। तो एन साइड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पी साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है। दिस एक्ट्स लाइक अ बैटरी, जिसको हम बैरियर पोटेंशियल या इनबिल्ट पोटेंशियल बोलते हैं, और इट इज अबाउट 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। तो जब तक हम अप्लाइड वोल्टेज 0 से 0.3 वोल्ट अप्लाई करें तब तक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो बाकी हम इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे, बिकॉज ये आज फिर कंप्लीट नहीं होगा। तो कल हम देखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड में जब हम 0 बायस अप्लाई करेंगे फिर थोड़ी सी पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे। तो दिस इज पीएन जंक्शन डायोड। पी साइड यहाँ पे होल्स की एक्सिस है, दिस इज एन साइड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सिस है। तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है दे वांट टू रिकम्बाइन। तो ये रिकम्बाइन क्यों नहीं होते हैं?
और जबकि हम इसमें थोड़ा सा फॉरवर्ड बायस भी अप्लाई करेंगे। फॉरवर्ड बायस का मतलब है जो पी साइड है दैट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना। तो बिकॉज ऑफ द एक्सेस पॉजिटिव चार्ज द होल्स विल बी repelled and they will be pushed towards the junction. इसी तरह जो n साइड है that is connected to negative terminal of the battery, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं n साइड में again they will be pushed, repelled by negative charge and pushed towards the junction. लेकिन जब तक हमारी अप्लाइड वोल्टेज जो है वो कम है एज कंपेयर टू दिस बैरियर पोटेंशियल, जो कि यहाँ पे एक छोटी सी बैटरी बन जाती है बिकॉज ऑफ द बैरियर पोटेंशियल, तो तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डायरेक्टली एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन नहीं कर सकते। हाँ, इतना तो होता है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस पुशिंग, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस पुश फ्रॉम द बैटरी, जो डिप्लीशन रीजन है इसकी विड्थ डिक्रीज होती है, तो कॉन्सिक्वेंटली जो बैरियर हाइट है दैट आल्सो डिक्रीजेस। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स n साइड में है दे कैन नॉट पेनिट्रेट डायरेक्टली टू p साइड। व्हाई? बिकॉज ऑफ द बिल्ट इन वोल्टेज, जिसको हम बैरियर पोटेंशियल B कहते हैं। The barrier potential is about 0.3 volt for germanium and some 0.7 volt for silicon. और इसकी पोलैरिटी आप देखें, हमारी अप्लाइड बैटरी की पोलैरिटी के अपोजिट है। हमारी अप्लाइड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड पे है, वो पी साइड के साथ कनेक्ट है, लेकिन जो इस बैरियर पोटेंशियल का पॉजिटिव टर्मिनल है वो राइट साइड में है, वो एन के साथ कनेक्टेड है। तो पहले हमारी अप्लाइड बैटरी के वोल्टेज को इस बैरियर पोटेंशियल को अपोज करना पड़ता है। आप ऐसा समझिए कि हमें पहले एक पहाड़ की चोटी पे चढ़ना पड़ता है, तो जब तक हम पहाड़ की चोटी पे ना चढ़ पाए तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होती है। तो इसको हम एनर्जी डायग्राम पे इस तरह देखें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो n साइड में कंडक्शन बैंड के बॉटम के ऊपर हैं हेयर, और जो होल्स हैं वो p साइड में है, लेकिन कहां पे है? जो टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड उसके नीचे है, यहां पे। और ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते हैं। हाँ, जब हम एक ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस लगाएंगे, पी साइड में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे, एन साइड में बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे, तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को और इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी मिलती है। लेकिन इतना जो हाइट ऑफ द बैरियर है इसको चढ़ना है, तो जब तक बैटरी कंटिन्यूअसली एनर्जी सप्लाई करती रहेगी, ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, लेकिन जब तक यहां नहीं पहुंचेंगे तब तक वो पी साइड में क्रॉस नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई कि जब तक हमारी अप्लाइड वोल्टेज इज लेस और इक्वल टू से सम 0.3 वोल्ट इन केस ऑफ जर्मेनियम, तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स जो है टॉप ऑफ द कंडक्शन बैंड से इस हाइट तक आ जाते हैं, लेकिन पी साइड को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हमारी जो अप्लाइड वोल्टेज है, our applied voltage becomes equal or greater than this built-in potential, तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे क्रॉस होने लगते हैं, they gain enough energy to cross over to p side। लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे कि वो p साइड के होल्स से नहीं मिलते हैं, बिकॉज p साइड के होल्स जो हैं वो वैलेंस बैंड के नीचे हैं,
और जो इलेक्ट्रॉन्स पी साइड में क्रॉस ओवर करते हैं वो टॉप ऑफ द कंडक्शन बैंड से एन टाइप के कंडक्शन बैंड से पी टाइप के कंडक्शन बैंड में ही चले जाते हैं. So if the applied voltage is greater than the built-in voltage, यही built-in voltage है जिसको मैं 0.3 volt बता रहा हूँ for germanium and it is some 0.7 volt for silicon. Then the electrons from n side, they overcome the opposing force from depletion region and then they enter into the p side. लेकिन ये याद रखने लायक बात है, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है उसमें जब करंट फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो एन रीजन में होते हैं, कंडक्शन बैंड में होते हैं, वो पी रीजन में एंटर करते हैं, लेकिन वो पी रीजन के कंडक्शन बैंड में एंटर करते हैं. इस बात को, इस नुक्ते को जहन में रखें. In simple words, the electrons can pass over the barrier. मैं यहाँ पे आपको फिर इस बात पे स्ट्रेस दे रहा हूं, पास ओवर, ऊपर से. ये जो एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऊपर से पी रीजन में चले जाते हैं. इफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द बैरियर हाइट, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ग्रेटर देन बैरियर हाइट कैसे होती है? जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, जब हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन साइड के साथ कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एनर्जी सप्लाई करता है, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, एंड देन इट इज पॉसिबल कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में चले जाएं. Now see what happens in tunnel diode. This is the energy level diagram of tunnel diode. What is basic difference between an ordinary PN junction diode and tunnel diode? The basic difference is कि हम कितनी डोपिंग करते हैं. बेटा वेट फॉर अ मिनट, मैं खिड़कियां बंद करता हूं. Okay, so let us resume. The basic difference between an ordinary PN junction diode and tunnel diode is the amount of doping. टनल डायोड में जो डोपिंग है वो 10⁻³ टाइम्स होती है एज कंपेयर टू डोपिंग इन द ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड. तो कॉन्सिक्वेंटली जो विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन है दैट इज 1/100th ऑफ द नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, और विड्थ जो है वो होती है एक्चुअली 10⁻⁻8 मीटर, जिसको हम 10 नैनोमीटर भी कहते हैं. तो दैट मीन्स कि वी आर सप्लाइंग लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन टाइप एंड वी आर सप्लाइंग लॉट ऑफ होल्स टू पी साइड. तो उससे क्या होता है, हमें एक ब्रोकन एनर्जी लेवल डायग्राम मिलती है. ये पॉइंट भी याद रखने लायक है, ब्रोकन एनर्जी लेवल डायग्राम. ये हमें कहां पे मिलता है? ये हमें टनल डायोड में मिलता है. नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में पी टाइप में जो कंडक्शन बैंड का एज है वो अबव होता है द कंडक्शन बैंड एज इन एन टाइप. तो टनल डायोड में भी ऐसा है. लेकिन
जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है वो कुछ ऐसा होता है। ये एन साइड है, ये पी साइड है, दिस इज द कंडक्शन बैंड एज एंड दिस इज द वैलेंस बैंड एज। तो इसमें फर्क आप देखें कि जो टॉप ऑफ द कंडक्शन बैंड है एन साइड में, दैट इज सिटिल अबव द वैलेंस बैंड एज ऑन पी साइड। लेकिन आप टनल डायोड में क्या देख रहे हैं कि जो बैरियर हाइट है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि एन साइड में जो कंडक्शन बैंड का एज है वो बहुत नीचे चला गया है, इतना नीचे दैट इट इज बिलो द वैलेंस बैंड एज ऑन पी साइड। सी द डिफरेंस इन द टू डायग्राम्स। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में पी साइड और एन साइड में जो बैंड्स के एज है वो ऊपर नीचे होते हैं। पी साइड में जो बैंड्स के एज हैं वो थोड़ा ऊपर होते हैं और एन साइड में वो थोड़ा सा नीचे होते हैं। बट सिटिल एन साइड में जो कंडक्शन बैंड का एज है वो हाइट में ऊपर रहता है एज कंपेयर टू द वैलेंस बैंड एज इन पी टाइप। लेकिन टनल डायोड में क्या होता है, टनल डायोड में ये कंडक्शन बैंड का एज बहुत नीचे चला गया होता है, इवन की जो पी साइड में वैलेंस बैंड का एज है उससे भी नीचे। सो दिस इज कॉल्ड ब्रोकन एनर्जी लेवल डायग्राम। So in tunnel diode, the valence band and conduction band energy levels in the N side are lower than the valence band and conduction band energy levels in the P type. ये तो normal PN junction diode में भी होता है, but unlike the ordinary PN junction diode, the difference in energy levels is very high in tunnel diode, as you can see. हाइट बहुत ज्यादा है एंड बिकॉज ऑफ दिस हाई डिफरेंस जो कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप मटेरियल है, दिस इज द कंडक्शन बैंड ये उसका बॉटम है और उसके ऊपर जो भी है दिस होल थिंग इज कंडक्शन बैंड। It overlaps with the valence band of p-type material. This is top of the valence band और उसके नीचे ये जो भी है this is valence band on m side and you can see they overlap. एनर्जी में इन दोनों की एनर्जीज बराबर हैं क्योंकि on the vertical side like this we are plotting energy। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में ये दोनों बैंड्स ओवरलैप कर रहे हैं। जरा देखें यहां से लेके यहां तक, दिस एंड दिस रीजन ये सारा का सारा ओवरलैप हो रहा है, यानी कि जो एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी वही एनर्जी है जो पी साइड में होल्स हैं। मेरे कहने का ये मतलब है दे डायरेक्टली सी ईच अदर एंड दे कैन डायरेक्टली रिकम्बाइन। टनल डायोड में इलेक्ट्रॉन जो एन साइड में है अगर वो चाहता है वो पी साइड में जाए तो उसको बैरियर के ऊपर से जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली टनल कर सकता है अक्रॉस द बैरियर। दैट इज कॉल्ड टनलिंग। तो जैसा कि इसमें हमने दिखाया है कि जो एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन्हें बैरियर के ऊपर से जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें इतनी एनर्जी देने की जरूरत नहीं है कि वो पहाड़ के ऊपर से जाए, वो पहाड़ के अंदर टनल बना के भी पी साइड में जा सकते हैं। तो इस तरह जो हमें करंट मिलेगी उसको हम टनल करंट कहते हैं। एंड दिस इज द फिनोमेनन जिसके लिए लियो इसाकी को नोबेल प्राइज मिला था।
So quantum mechanics says that the electrons will directly penetrate through the depletion region or barrier if the depletion width is very very small, जो कि सच है in case of tunnel diode. So the depletion region of tunnel diode is very small, like 10 raised to power -8 meter. It's in nanometers, जैसा कि इसको हम 10 नैनोमीटर भी कह सकते हैं. So the electrons can directly tunnel like this, tunnel across the small depletion region from n conduction band to p conduction band. और इसको tunnel करने के लिए we need to apply small voltage. जिस वोल्टेज पे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में हम इलेक्ट्रॉन्स को पहाड़ की चोटी पे ले जाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही एनर्जी में टनल डायोड में इलेक्ट्रॉन्स टनल कर जाते हैं और करंट फ्लो हो जाती है. सो इन टनल डायोड्स a small voltage which is less than the built-in voltage, ये यहाँ पे याद रखने लायक नुक्ता है. A small applied voltage which is less than the built-in voltage of depletion region is enough to produce electric current. जैसा कि हम देखते थे कि इन केस ऑफ जर्मेनियम, जब तक हमारी अप्लाइड वोल्टेज 0.3 वोल्ट तक ना जाती तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होती. लेकिन इसी जर्मेनियम मटेरियल से अब अगर हम टनल डायोड बनाएं तो अगर हमारी अप्लाइड वोल्टेज लेस देन 0.3 वोल्ट हो तब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है बिकॉज ऑफ टनलिंग. So this is how the current flows in tunnel diode. यहाँ आप देखते हैं कि this is top of valence band on p side and this is the bottom of conduction band on n side. और इतना रीजन है जिसमें ओवरलैपिंग हो रही है. ओवरलैपिंग का मतलब है कि n साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी वही एनर्जी है जो p साइड में इन होल्स की है, एंड दे कैन डायरेक्टली रिकम्बाइन अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन. So in tunnel diodes, electrons need not overcome the opposing force from the depletion region. The electrons can directly tunnel from conduction band of n region. This is the conduction band of n region, and they can directly tunnel from this conduction band of n region into valence band of p region. This is valence band of p region, and thus the electric current is produced in tunnel diode. So how tunnel diode works? अब मैं आपको step by step मैं आपको दिखाऊंगा कि हम अप्लाइड वोल्टेज 0 वोल्ट से थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करेंगे तो टनल डायोड में करंट कैसे फ्लो होती है. सो फर्स्ट द अनबायस्ड टनल डायोड, यानी कि यहाँ पे हम कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हैं. तो when no voltage is applied to tunnel diode, it is called unbiased tunnel diode. So in tunnel diode, the conduction band of n region material overlaps with the valence band of p material because of heavy doping. ये मैं already explain कर चुका हूँ. तो when the voltage is 0, current is 0, we get the point origin. तो starting point है origin, voltage भी 0, current भी 0. So along horizontal axis we will be plotting voltage in volts and volts in the units of volts, and along vertical axis we will be plotting current in milliamperes in the units of milliamperes. So when there is no voltage applied, there is no current flowing in the टनल डायोड. Why? Because कोई फोर्स ही नहीं है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करे into the p side. So actually electrons यहाँ वहाँ flow तो होते हैं because of the overlapping the conduction band electrons at n side and the valence band holes at p side, they are nearly at the same energy level as you can see.
सो व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, कुछ इलेक्ट्रॉन्स टनल होते हैं टू पी साइड, सो उससे करंट फ्लो हो सकती है। बट एट द सेम टाइम जो होल्स हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड ऑफ पी रीजन टू कंडक्शन बैंड ऑफ एन रीजन, यानी कि यहाँ कंडक्शन बैंड से जो है ना वो यहाँ पे चले जाते हैं, तो द नेट करंट फ्लो इज जीरो। ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट नलिफाई करते हैं। Now, step number 2, when we apply small voltage applied to tunnel diode, तो ये यहाँ पे आप याद करें कि जब हम थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जो कंडक्शन बैंड का एज है ये ऊपर चला जाता है, यानी कि जो बैरियर की हाइट है ये कम हो जाती है। तो अब ये जो होल्स हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाउ दे कैन डायरेक्टली सी ईच अदर। ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा ऊपर ऊपर आते हैं, तो दे आर बिकमिंग एट द सेम लेवल विद द होल्स। So when a small voltage is applied to tunnel diode, which is obviously less than the built-in voltage, no forward current flows through the junction. लेकिन होता क्या है, a small number of electrons in conduction band of n region, like this small number, they will tunnel to empty states of valence band in p region, like this. लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि ओवरलैपिंग बहुत कम है, तो सिर्फ इतने हाइट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो होंगे। सो दैट मीन्स a weak current flows by applying a small voltage. तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें, सो हमें ये मिलेगा, दिस इज द ग्राफ, कि हम थोड़ी सी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमें थोड़ी सी करंट भी मिलते हैं। तो लेट अस अप्लाई सम मोर वोल्टेज। तो जब हम थोड़ी सी और वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ये जो कंडक्शन बैंड का एज है ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, तो अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप कर रहे हैं विद द होल्स, so more and more electrons can tunnel to p side, तो consequently जो हमें करंट है वो भी ज्यादा मिलेगी, so we are getting a large current। लेकिन इस केस में आप देखते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे ऑन एन साइड, अब वो सारे के सारे ओवरलैप हो रहे हैं विद द होल्स ऑन पी साइड। अब अगर हम फर्दर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, ये जो कंडक्शन बैंड का एज है ये ऊपर चला जाएगा, तो जो ओवरलैपिंग है वो डिक्रीज होगी। वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊंगा। सो व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड फर्दर, ये जो कंडक्शन बैंड का एज है ये ऊपर चला गया। अब आप देखेंगे कि जो ओवरलैपिंग है वो सिर्फ इतने रीजन में हो रही है। सो नाउ less electrons can flow onto the p side, तो इससे क्या होगा, जो टनल करंट है उसका वैल्यू डिक्रीज होगा। तो the tunnel current starts decreasing, as you can see, this is how the tunnel current decreases। तो अगर हम ज्यादा ही अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज करें, तो ये जो कंडक्शन बैंड का एज है ये इतना ऊपर चला जाता है कि ओवरलैपिंग के लिए कोई जगह ही नहीं रहती। सो नो इलेक्ट्रॉन कैन नाउ टनल अक्रॉस। अब तो ये डायोड जो है ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करता है, तो वी गेट जीरो टनल करंट। दिस इज वेयर द टनल करंट इज जीरो। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाती है कि ये बैरियर के ऊपर से चले जाते हैं। तो टनल करंट तो जीरो है, लेकिन नॉर्मल जो करंट है वो फ्लो होना शुरू होती है। सो टनल करंट कहां से कहां तक होती है, टनल करंट इज फ्रॉम जीरो, फिर ये मैक्सिमम बनती है, फिर ये मिनिमम बनती है, लेकिन तब तक नॉर्मल करंट जो कि डायोड की इस तरह की करंट होती है लाइक दिस, वो फ्लो होना शुरू होती है।
So when the applied voltage is appreciably large, which is actually greater than the built-in potential, तो उसके बाद टनलिंग मैकेनिज्म खत्म हो जाता है। उसके बाद जो नॉर्मल तरीका है करंट फ्लो होने का, यानी कि कंडक्शन बैंड ऑफ एन साइड, उससे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं कहां पे, इनटू द कंडक्शन बैंड ऑफ पी साइड। तो दैट इज द नॉर्मल करंट फ्लो। So let us see what are the characteristics of a tunnel diode. Due to forward biasing, the maximum current जो टनल डायोड में आती है उसको हम पीक करंट कहते हैं। दिस इज द पीक करंट, और ये पीक करंट हमें जिस वोल्टेज पे मिले उसको हम पीक वोल्टेज कहते हैं। और इस पॉइंट को हम पीक पॉइंट कहते हैं। द पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग ऑन द ग्राफ, पॉइंट ए, इट इज द पीक पॉइंट। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट है दैट इज पीक करंट, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें वोल्टेज मिलेगी उसको हम पीक वोल्टेज कहते हैं। तो अगर हम उसके बाद वोल्टेज इंक्रीज करें तो फिर करंट का वैल्यू डिक्रीज होता है, लाइक दिस। तो वी रीच पॉइंट बी, पॉइंट बी को हम वैली पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे हमें टनल करंट का मिनिमम वैल्यू मिलता है, उसको हम कहते हैं वैली करंट। और ये जो वैली करंट जिस वोल्टेज पे हमें मिले उसको हम कहते हैं वैली वोल्टेज। और वैली पॉइंट के बाद जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं कि हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो करंट भी इंक्रीज करते हैं, दैट इज द कन्वेंशनल डायोड करंट, दैट इज द नॉर्मल डायोड करंट। अच्छा, तो पीक पॉइंट से लेके, यानी इस पॉइंट से लेके वैली पॉइंट तक आप देखते हैं कि हम ग्राफ में टू द राइट जाते हैं, यानी कि वोल्टेज इंक्रीज होती है बट द करंट डिक्रीजेस। तो रेजिस्टेंस इज गिवन बाय डेल्टा वी बाय डेल्टा आई ऑन द ग्राफ। तो पीक पॉइंट से लेके वैली पॉइंट तक हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, सो डेल्टा वी इज पॉजिटिव। लेकिन करंट डिक्रीज होती है, सो डेल्टा आई इज नेगेटिव। सो पॉजिटिव बाय नेगेटिव इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई इस रीजन को हम नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहते हैं। तो in the negative resistance region of diode, the tunnel diode produces power instead of absorbing it. ये नुक्ता याद रखने लायक है कि in the negative resistance, in going from A to B, the resistance is negative, the power is negative. इसका मतलब है कि इस रीजन में डायोड पावर या एनर्जी कंज्यूम नहीं करता बल्कि वापस देता है, and this makes it suitable for application of oscillator. तो ये रेशो जो है कि पीक करंट टू वैली करंट, इससे हमें पता चलता है कि ये टनल डायोड हमारे कितने काम आएगा। इसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ये जो डायोड है इतना अच्छा होता है। तो these are the parameters for a tunnel diode made of silicon. Number one, silicon, germanium and gallium arsenide. तो इसमें जो important parameter है that is this, the ratio of peak current to valley current. The ratio peak current to valley current is very important for computer applications. तो इससे हमें पता चलता है कि एक टनल डायोड कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। तो टेबल से हमें पता चलता है कि अगर हम सिलिकॉन से टनल डायोड बनाएं तो उसके लिए हमें IP by IV मिलता है 3 to 5, which is very low.
जर्मेनियम के लिए हमें मिलता है 10 to 15 विच इज नाइस, एंड गैलियम आर्सेनाइड के लिए 10 to 20 विच इज वेरी नाइस। सो इसीलिए अगर आपको याद हो, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बोला था कि सिलिकॉन इज नॉट ए गुड मटेरियल टू मेक अ टनल डायोड, सो दैट्स व्हाई टनल डायोड के लिए जर्मेनियम अच्छा मटेरियल है और गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम एंटीमोनाइड अच्छे मटेरियल्स हैं। तो टनल डायोड को हम यूज कहाँ करते हैं? टनल डायोड्स कैन बी यूज्ड एज स्विच, एज एम्पलीफायर, एज ऑसिलेटर। तो स्विच का मतलब ये है कि जब स्विच को हम ऑफ स्टेट में रखें तो कोई करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, जब इसको हम ऑन स्टेट में रखें तो करंट फ्लो होगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्विच। एम्पलीफायर का मतलब है कि it should increase the amplitude. तो consequently जब amplitude increase होगा, the intensity is directly proportional to amplitude का स्क्वायर। तो इसको हम अगर हम ऑडियो एम्पलीफायर में यूज करें तो जिस तरह हम माइक के साथ फिर यूज करते हैं, तो जो हमारी आवाज है वो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचती, उतनी लाउडनेस या इंटेंसिटी नहीं होती है, तो इसको हम एक एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करते हैं जो इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है, इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, तो कॉन्सिक्वेंटली लाउडनेस भी इंक्रीज होती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीफायर। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है इसकी, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर इज जो एनर्जी को डायरेक्ट करंट में इनपुट लेता है और आउटपुट में हमें ये ऑल्टरनेटिंग करंट देता है। डायरेक्ट करंट हैज फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन बट द ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन बोथ डायरेक्शंस। तो ये उसके तीन एप्लीकेशंस तो ये हुए। इसके अलावा इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में भी कहीं पे यूज करते हैं, सिंस इट शोज फास्टर रिस्पॉन्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है। टनल डायोड को हम लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसको हम ट्यूनिंग सर्किट्स, एफएम रिसीवर्स में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें करंट काफी कम फ्लो होती है, अब इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? It is suitable for a long duration of time than the ordinary PN junction diodes. It has long life. It has high speed operation. It can operate at a very high speed, जिसमें frequency काफी ज़्यादा हो. It does not make much noise, so low noise. It consumes very low power, and it is insensitive to nuclear radiations. न्यूक्लियर रेडिएशन से इस पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसको हम लार्ज नंबर में नहीं बना सकते, and since being a two terminal device, the input and output are not isolated from one another. तो ये कोई खास डिसएडवांटेजेस के नहीं है। and with this we complete tunnel diode